चलो, हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। एक बार सब लोग बता देंगे आप लोग कैसे हैं? आप लोग बताइए, आप लोग ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो हमने पिछली क्लासों में क्या पढ़ लिया? पूरा का पूरा हमने सिकंदर के बारे में पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? मौर्य साम्राज्य। तो हेडिंग क्या है आज की? मौर्य साम्राज्य। हेडिंग बना लेंगे सब लोग, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य हेडिंग क्या बनाएंगे मेरे दोस्त? मौर्य साम्राज्य। आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में लगभग 2 शासक को पढ़ लेंगे। एक तो हम भैया क्या पढ़ लेंगे? मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार। आज हमको 2 शासक पढ़ने हैं, ठीक है ना? चलो हेडिंग बना लेंगे सब लोग, मौर्य साम्राज्य। हाँ भैया, मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य आप लोग हेडिंग बना लेंगे, ठीक है? मौर्य साम्राज्य बन गया सबका हेडिंग, मौर्य साम्राज्य। चलिए और देखते हैं। देखो भैया, जो आपका मौर्य साम्राज्य है, अगर हम कहें मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखो भैया, अगर बात करेंगे इसकी संस्थापक की, बात करेंगे किसकी भैया? इसकी संस्थापक की। संस्थापक कौन रहा? चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक क्या रहा आपका? भैया कौन व्यक्ति रहा? चंद्रगुप्त मौर्य रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की भैया? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। बात करेंगे मौर्य साम्राज्य का जो पूरा शासनकाल है कितने समय का है, बताना जरा। जो भैया इसका साम्राज्य है वो कितने समय का है? जो भैया ये साम्राज्य है इसका, अगर मैं कहूँ इसकी समयावधि कितनी है? समयावधि कल मैंने बताया था आपको, समयावधि बताओ। 322 से हमने कहा 185 बीसी तक क्या रहेगा आपका? मौर्य साम्राज्य। देखो भैया, जब हमने कहा जैसे ही आपका सिकंदर भारत से जाएगा 323 में सिकंदर की मृत्यु हो जाएगी। अब 323 में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन इराक में हो गई, तो उसके 1 साल बाद क्या बनेगा आपका? चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। पूरा बताएंगे कितने वर्षों तक रहा ये? 137 135 137 वर्षों तक। अगर मैं कहूं भैया मगध पर 137 वर्षों तक किसका शासन रहेगा? मौर्य साम्राज्य का रहेगा, ठीक है? ये तो पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य का समयावधि हो गया। अब बात करेंगे कि इस मौर्य साम्राज्य में जो भैया मौर्य साम्राज्य मगध पे शासन कर रहा है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने वर्षों तक शासन किया, ठीक है? बात करेंगे इनके टाइम पीरियड की। तो भैया जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं आपके, कौन है? जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने भैया लगभग, अगर आप देख पाएंगे तो इनका जो पीरियड मिलता है, इनका जो समयावधि मिलती है, इनकी जो समयावधि मिलती है, अगर आप देख पाओगे तो ये भैया कितने से 322 से लेके 298 तक। अगर आप ये निकाल पाओगे 322 से 298 बीसी का अगर आप अंतर निकाल पाओगे तो लगभग आएगा 24 वर्ष। कितना वर्ष आएगा आपका? 24 वर्ष। तो भैया इसमें से जो शासक हुए हैं 137 सालों में से 24 वर्ष किसने शासन किया? आपके चंद्रगुप्त मौर्य। जैसे पूरा का पूरा मगध पे मौर्य वंश कितना वर्ष रहा? 137 साल रहा। उसमें से 24 वर्ष तक किसने शासन किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? शासन किया। देखो भैया, बात करेंगे मौर्य साम्राज्य का नाम मौर्य ही क्यों पड़ा। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनकी माता का नाम क्या होता है? मूरा। ये भैया मूरा कौन है? ये चंद्रगुप्त की माता है। किसकी माता है? चंद्रगुप्त मौर्य की क्या है? माता है। इनका नाम क्या है? मूरा। और मूरा का ही संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य। संस्कृत में क्या अर्थ होता है? मौर्य। क्या बताएंगे भैया? मौर्य। इसी वजह से इस साम्राज्य का नाम क्या पड़ गया? मौर्य साम्राज्य। क्या पड़ गया? तो मौर्य साम्राज्य। जब भी आपसे कहे इनकी माता का नाम क्या है चंद्रगुप्त मौर्य के? मूरा। क्या नाम है? मूरा। और मूरा का संस्कृत में अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? क्या होता है? मौर्य। इसी वजह से इस साम्राज्य का नाम क्या हो गया? मौर्य साम्राज्य रखा गया इसका नाम, ठीक है ना? चले आगे बताएं, थोड़ा सा इतना नोट हो गया होगा। देखो आगे क्या देखेंगे। अगर बात करेंगे भैया चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, इनके प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो भैया प्रधानमंत्री हैं, जी भैया, अगर बात करेंगे इनके प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है? जो मंत्रियों में प्रधान है, ठीक है? तो प्रधानमंत्री कौन है भैया इनके? कौटिल्य। मतलब कौन? चाणक्य। कौन है? चाणक्य, ठीक है? चाणक्य। हम बात करेंगे चाणक्य के बारे में थोड़ा सा। किसके बारे में बात करेंगे मेरे दोस्तों? चाणक्य के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है? चल, तो चाणक्य के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बात करेंगे भैया चाणक्य के अन्य नाम की। किसके नाम की? चाणक्य के अन्य नाम क्या कह रहे हैं? हाँ भैया, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं लिख रहा हूँ, आप नोट करेंगे, ठीक है? तो इनका अन्य नाम क्या हो जाएगा? चाणक्य भैया अन्य नाम क्या होने वाला है? विष्णुगुप्त। क्या नाम होने वाला है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। और क्या नाम होने वाला है? कौटिल्य।
इनके भैया जो बुद्धि थी बड़ी कौटिल्य थी, मतलब क्या बड़ी रणनीति वाली थी, तो इन्हें क्या कह दिए, कौटिल्य कह दिए। विष्णुगुप्त हो गया, कौटिल्य हो गया, और इन्हें कहते हैं भारत का मैकियावेली। क्या कहते हैं, भारत का मैकियावेली। अब भारत का मैकियावेली कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैकियावेली है क्या, है ना, भारत का मैकियावेली, तो मैं भी समझा रहा हूँ। देखो भैया यानी क्या कहते हैं, तो भारत का मैकियावेली कहते हैं। अब मैकियावेली जैसे भैया, अब थोड़ा सा पुस्तक ध्यान लेते हैं भैया। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी बताना जरा। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र, बहुत पूछी जाती है, ठीक है। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो अर्थशास्त्र लिखी। और इससे भी ज्यादा बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, जो अर्थशास्त्र है ये किस विषय से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है। जी भैया, तो ये राजनीति से संबंधित है। जो ये अर्थशास्त्र वाली बुक है इनकी, वो किससे संबंधित है, तो राजनीति से संबंधित है। देखो जो अर्थशास्त्र वाली बुक है भैया, अगर बात करेंगे इससे किसका संबंध है, मतलब यह किस विषय से संबंध रखती है, तो किससे संबंध रखती है, राजनीति से संबंध रखती है। तो ये भैया राजनीति से संबंध रखती है। राजनीति का मतलब क्या है, पॉलिटिक्स से, ठीक है। राजनीति से संबंधित है। राजनीति से संबंधित कौन सी पुस्तक है इनकी भैया, तो कौन सी पुस्तक है, अर्थशास्त्र। थोड़ा सा बात समझना, अब थोड़ा सा समझना। चाणक्य के अन्य नाम क्या मिले, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत का मैकियावेली। चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। ये किससे संबंध रखता है, तो राजनीति से। किससे है, राजनीति से। इसमें चाणक्य ने ये बातें बताई कि एक राजा कैसा होना चाहिए, एक राजा का व्यवहार अपनी प्रजा के प्रति कैसा होना चाहिए, उसका राज्य कैसे होना चाहिए, उसको कैसे शासन चलाना चाहिए, सारी बातें किसमें है, अर्थशास्त्र में है। ऐसे ही सेम एक व्यक्ति है, कौन, मैकियावेली। ऐसे ही सेम एक व्यक्ति कौन भैया, मैकियावेली। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ इस तरफ, ठीक है। ये जो मैकियावेली है, एक व्यक्ति कौन है भैया, मैकियावेली। ये भी लेखक है मैकियावेली, ठीक है, मैकियावेली। और भैया मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी। मैकियावेली की पुस्तक का नाम है द प्रिंस। क्या नाम है मेरे दोस्त, द प्रिंस। द प्रिंस नाम से पुस्तक किसने लिखी, मैकियावेली ने। सेम जिस प्रकार से मैकियावेली ने एक राजा के चरित्र चित्रण के बारे में विवरण दिया है कि एक राजा कैसा होना चाहिए, कैसा उसका राज्य, मतलब राज्य की परिभाषा एक तरीके से। हाँ, चाणक्य से पहले मैकियावेली ने पुस्तक लिखी द प्रिंस, ठीक है। और उसमें उन्होंने बताया कि राजा कैसा होना चाहिए, ठीक है, राजा का व्यवहार प्रजा के प्रति कैसा होना चाहिए, उसका शासन कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में बताया था, सेम वैसे ही किसने बताया था, चाणक्य ने बताया था। और चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र। इसीलिए चाणक्य का नाम क्या हो गया, भारत का मैकियावेली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत का मैकियावेली किसे कहेंगे, तो क्या बताएंगे मेरे दोस्त, चाणक्य को बताएंगे। और चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने वर्षों तक भारत में शासन किया, तो 24 वर्षों तक। और इनका शासन काल रहा 322 से 298 बीसी। 298 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये अपना प्राण संलेखना विधि द्वारा त्याग देंगे, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा। तो समयावधि पूरे मगध मौर्य साम्राज्य का कितना रहा, 137 वर्ष। 322 से लेकर 185 तक रहा। हमने कहा चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था, मूरा। क्या था, मूरा। और मूरा का संस्कृत में अर्थ क्या होता है, मौर्य। इसी वजह से इस साम्राज्य का नाम क्या पड़ गया, मौर्य साम्राज्य पड़ गया। और हमने कहा एक भैया लेखक है कौन, मैकियावेली। इसने एक पुस्तक लिखी है क्या, द प्रिंस, ठीक है। इतनी बातें याद हो गई। जैसे हमने कहा, अगर मैं पूछ लूं आपसे सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक का नाम क्या है, इलियड। कल हमने बताया इलियड। और इलियड को लिखा किसने है, तो रोमर ने। किसने लिखा है, रोमर ने। कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये आपका नोट हो गया, हाँ कर लीजिए, आराम से कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे। हाँ भैया, हाँ भैया बिल्कुल पढ़ सकते हो आप, एकदम बिल्कुल आप अर्थशास्त्र पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पढ़ के आप करोगे क्या, ऐसा राजनेता बनोगे, हाँ बिल्कुल पढ़ लेना तब, ठीक है। अगर एग्जाम देना है तो ये कभी नहीं आएगा कि अर्थशास्त्र वाली पुस्तक में आपका लिखा क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आने नहीं है। लेकिन हाँ, आप जानकारी के लिए, अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, एक बार आप नौकरी ले लो, अरे पूरा का पूरा उम्र बचा है आपका 40 साल 45 साल के हो जाना, तब अपना महाभारत पढ़ना, रामायण पढ़ना, अर्थशास्त्र पढ़ना और पंचतंत्र पढ़ना, सारी कहानियां अपनी लाइब्रेरी, एक तरीके से अपना रूम लाइब्रेरी बना देना, पूरी बुक लाना मार्केट से रख देना और एक एक बुक आराम से पढ़ना, महीने 2 महीने में, ठीक है। अरे तो आप नौकरी पाए रहेंगे, ये दिक्कत रहेगा नहीं, है ना, इसका टेंशन फ्री हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो वही बात है ना। देखो हम क्या कहते हैं, अगर एक गरीब व्यक्ति है, उसकी सारी इच्छाएं मर जाती हैं। यकीन मानिए, अगर आपके पास जेब में पैसा नहीं है, आप गरीब है ना, तो यकीन मानिएगा जो मछली शहर में शोरूम लगे हैं, जो कांच वाले दरवाजे लगते हैं, ध्यान देना, उसमें कोई गरीब कभी घूमने नहीं जाता है। बड़े लोग आएंगे, ऐसे जाएंगे,
घूम के चले आएंगे, 1 रुपये का भी सामान नहीं लेंगे, ठीक है। ऐसे घूमेंगे, आधे घंटे 1 घंटे घूमेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन गरीब व्यक्ति के पास अगर पैसा भी रहेगा ना, एक बार उसमें जाने से सोचेगा, अगर मैं जाऊँ, पता लगा कुछ लूँ ना, सामान महंगे होंगे। तो जब जेब खाली रहती है तो यहाँ से भी ना बुद्धि भी मंद रहती है, ठीक है। जैसे मैं एक गरीब व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, अगर मैं आपको ले जाके PVR मामले में छोड़ दूँ, PVR भैया इलाहाबाद में जो वो है ना मूवी वाला है, तो उसमें अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। क्या गरीब आदमी कोई 500 रुपये की टिकट खरीद के जा सकता है वहाँ? अरे वो 350 रुपये एक दिन का कमाता ही है कि नहीं, मतलब बेगारी करके, तो 500 रुपये की टिकट कैसे खरीदेगा वो? तो इसीलिए कहते हैं ना, जब जेब खाली हो और पेट खाली हो तो दिमाग चलना बंद हो जाता है ना। तो ये क्या है? प्राथमिक चीजें हैं। तो चलें आगे चलें, देखो आगे चलेंगे भैया, देखेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य भैया, चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम क्या देखेंगे हम लोग? चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम, कि भैया इनके अन्य नाम क्या कह रहे हैं, क्या बात हो रही है? चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम क्या कह रहे हैं? यार देखो मैंने तीर लगाया है, तो किसकी बात कर रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं। तो चंद्रगुप्त के मौर्य के अन्य नाम क्या कह रहे हैं भैया? इन्हें कहते हैं भारत का मुक्तिदाता। देखो भारत का मुक्तिदाता इसलिए कहते हैं, इसके पहले शासन किसका था भारत में, मगध पे? घनानंद। हमने कहा घनानंद को कौन मारेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य ही मारेंगे, चाणक्य की सहायता से, है ना। अब थोड़ा बात ये ध्यान देना, इनको भारत का मुक्तिदाता इस वजह से कहते हैं क्योंकि घनानंद क्या थे? क्रूर शासक था, लोगों से क्या करता था? जबरन टैक्स वसूल करता था, मारपीट के उनसे टैक्स वसूल करना, कर लेना, सारी चीजें, ठीक है। बड़ा आतताई शासक था, बहुत लोगों को परेशान करता था। तो चंद्रगुप्त ने जब उसको मारा तो भारत क्या हो गया? एक तरीके से मुक्त हो गया। लोगों ने कहा बड़ी राहत मिली लोगों को, ठीक है। तो इसलिए क्या कह दिया इसको भैया? भारत का मुक्तिदाता। अन्य नाम क्या है इसका भैया? भारत का मुक्तिदाता। भारत का मुक्तिदाता। तो बात समझ में आई, मुक्तिदाता क्यों कहेंगे, है ना? भारत का मुक्तिदाता क्या कहेंगे इसको? भारत का मुक्तिदाता कहेंगे। और भैया 2 अन्य नाम मिलते हैं इसके, एक मिलता है सेंड्रोकोटस, एक मिलता है एंड्रोकोटस। अभी बता रहा हूं मैं क्या है। एक इसका नाम है सेंड्रोकोटस, क्या नाम है? सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस। और एक नाम है भैया इसका एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस। और क्या नाम है? एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। और कभी आपसे पूछे चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा? अगर आपसे पूछे चंद्रगुप्त मौर्य को, हाँ भैया देखो ये वाला मैंने तीर कहाँ से लगाया मेरे दोस्त? यहाँ पे देखो, अगर आप देख पा रहे भैया, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, ये देखो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन है? चाणक्य। तो हमने चाणक्य यहाँ लिख दिया और चाणक्य के अन्य नाम मैंने यहाँ लिख दिए। फिर ये जो तीर आई है तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या है? अन्य नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम देख पा रहे हो ना, ये तीर अगर मैं यहाँ से लूँ तो इस तरीके का है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या पढ़ रहे हैं? अन्य नाम पढ़ रहे हैं। अब समझ में आ गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम क्या है? भारत का मुक्तिदाता, और क्या नाम है? सेंड्रोकोटस, और क्या नाम है? एंड्रोकोटस। हमने कहा भारत का मुक्तिदाता इसलिए कहेंगे क्योंकि इसने घनानंद का क्या किया? साम्राज्य मूल नाश किया, अंत किया, और एक नए साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो काफी लोगों को राहत मिली। मतलब घनानंद से अच्छा शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। इसीलिए क्या कहते हैं? भारत का मुक्तिदाता कहते हैं। और भैया इसका नाम है सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। इसको पूछेगा आपसे चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा? तो 2 व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है भैया? एक का नाम है भैया एपियस, एपियन, और भैया क्या नाम है इनका? तो प्लूटार्क, एपियन और प्लूटार्क। देखो भैया ये दोनों क्या है? यूनानी है। एपियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? सेंड्रोकोटस। किसने दिया? सेंड्रोकोटस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एपियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोटस कहा। और भैया एंड्रोकोटस किसने कहा? एंड्रोकोटस ने किसने कहा? जस्टिन ने कहा। किसने कहा? जस्टिन ने कहा। किसने कहा? तो जस्टिन ने कहा। देखो सेंड्रोकोटस, एपियन और प्लूटार्क ने कहा, एंड्रोकोटस किसने कहा? जस्टिन ने कहा, ठीक है। ये दोनों, ये सब क्या है भैया? इतिहासकार हैं। ये सब लोग क्या हैं? जैसे एपियन हो गए, प्लूटार्क हो गए, जस्टिन हो गए, सब इतिहासकार हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या क्या नाम दिया इसको? सेंड्रोकोटस, और क्या नाम दिया? एंड्रोकोटस नाम दिया, ठीक है। कभी भूलना नहीं है। हो गया? आराम से लिख लीजिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं साइड से हट जाता हूं, मतलब डिजिटल बोर्ड के आगे से हट जाता हूं कि आप लोग अच्छे से देख के नोट कर पाओ। अरे अभी कहानी आएगी, इसीलिए मैंने आपको लिखाया। सिकंदर के साथ में कितने व्यक्ति आए भारत? 5 लोग आए थे। कौन कौन आया? सेल्यूकस निकेटर आया, निरयाकस आया, फिलिप आया, और कौन आया? हाँ एक भैया कौन सा आया था? एक हमने कहा एरिस्टो आया, एक नाम का क्या था?
अरे उसका नाम मैं बता दूं आपको, अरिस्टोबुलस। क्या नाम है उसका? अरिस्टोबुलस। एक का नाम क्या है? अरिस्टोबुलस। वो क्या है? इतिहासकार है। वो क्या है? इतिहासकार है। तो ऐसे 5 व्यक्ति आए थे, उसमें से हम पढ़ेंगे अभी जो सेल्यूकस निकेटर है। अभी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होगा, ठीक है। अब देखो, इसने किसको मारा था? घनानंद को मारा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या की? घनानंद की हत्या की। और घनानंद की एक पुत्री रहती है, उसका नाम क्या होता है? दुर्धरा। क्या नाम होता है? दुर्धरा। घनानंद को मार के दुर्धरा से कौन विवाह करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य विवाह करेंगे, ठीक है। तो घनानंद की पुत्री का नाम क्या है? दुर्धरा। अरे चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारा था, तो उसकी पुत्री एक कौन थी? दुर्धरा। तो दुर्धरा से विवाह कौन करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य कर लेंगे। अब ये जान लीजिए कि एक लड़की का उसके साथ रहना जो उसके पिता का क्या है? हत्यारा है। कितनी बड़ी कठिन बात है कि नहीं? अगर आपके कल्पना करके देखिए, जिस लड़की के पिता का हत्यारा उससे शादी करके उसके साथ रह रहा है, उसको कैसा फील होता था, है कि नहीं? तो आप समझ सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? घनानंद की हत्या कर दिया। अगर आपसे पूछे भैया चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या है? अगली स्लाइड ले लूं मैं, यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां पत्नी लिख लेना। पत्नी किसकी लिख रहा हूं? चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। अगर मैं बात करूं भैया चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या है? दुर्धरा। क्या नाम है? दुर्धरा। और यही लिख लेना, दुर्धरा कौन है? घनानंद की पुत्री, ऐसे लिख लेना। इनकी पत्नी का नाम क्या है? दुर्धरा। क्या नाम है? दुर्धरा। देखो ये वाले भैया उड़नतुआरा है ना, जिसे बोलते हैं। और देखो भैया पत्नी का नाम क्या है? दुर्धरा। और ये कौन है भैया? ये घनानंद की क्या है? पुत्री है। घनानंद की पुत्री। घनानंद की पुत्री का नाम है दुर्धरा। अब देखो इसके आगे की कहानी क्या है? एक तो शादी इसने किससे की? दुर्धरा से कर ली। अब जो सिकंदर का सेनापति है, कौन सा? थल वाला, जिसका नाम क्या है? सेल्यूकस निकेटर। अब वो क्या करेगा? आक्रमण करेगा। किसके ऊपर? चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हो जाएगा। कब होगा? 305 बीसी में। 305 बीसी में क्या होने वाला है? युद्ध होने वाला है। अब ये युद्ध क्या करेगा? सेल्यूकस निकेटर हार जाएगा। जब सेल्यूकस निकेटर 305 बीसी में ये वाला युद्ध हार जाएगा, तो क्या करेगा? वो अपनी पुत्री, सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री है, उसका नाम होता है कार्नेलिया। क्या नाम है? कार्नेलिया। और कार्नेलिया का ही अन्य नाम होता है हेलेना। क्या नाम होता है? हेलेना। तो अब भैया जब सेल्यूकस निकेटर हार गया, मजबूर हो गया, सोचा कि अब क्या करें, अब कौन सा जुगाड़ लगाएं? कहा लो भैया हमारी पुत्री से शादी कर लो। तो चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी और आ गई, और उसका नाम क्या है? कार्नेलिया। अंग्रेजन ने भैया बड़ी गोर चिट्टी है। अरे गोरी चिट्टी है ना, अंग्रेजन है, यूनान से आई है। तब चंद्रगुप्त का मन भटक गया। बोले भैया किससे? चाणक्य से, प्रधानमंत्री है ना, सलाह लेंगे। गुरुजी मन बड़ा कर रहा है, कार्नेलिया शादी करने की बड़ी गोरी चिट्टी है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, मन कर रहा है, राजा हो, कर लो। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भैया कार्नेलिया से शादी कर लिया। लेकिन गुरुजी ने यह कहा आपको एक वचन देना पड़ेगा कि जो आपका अंग्रेजन से पुत्र उत्पन्न होगा, अंग्रेजन मतलब कार्नेलिया, अरे गोरी चिट्टी है ना तो अंग्रेजन बोलेंगे उसको। मान लो अगर आपने भैया गोरी चिट्टी से शादी कर लिया, तो जो आपका पुत्र होगा वो राजगद्दी पे नहीं बैठेगा, ये आपको वचन देना पड़ेगा। मतलब कि जो कार्नेलिया का पुत्र जो पैदा होगा वो गद्दी पे नहीं बैठेगा। पुत्र गद्दी पे कौन बैठेगा? दुर्धरा। दुर्धरा का पुत्र ही क्या करेगा? गद्दी पे बैठेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य वचन देते हैं। कार्नेलिया से उनका एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसका भी नाम क्या है? जस्टिन। वो अलग है, ये जस्टिन अलग है। ये जस्टिन इतिहासकार है, देख रहे हो ना यहाँ जस्टिन। इसने क्या कहा? चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस नाम दिया, लेकिन जो इसका पुत्र उत्पन्न होगा उसका भी नाम क्या रखेंगे लोग? जस्टिन रखेंगे। क्योंकि इसकी जो पत्नी है कार्नेलिया यूनान से है, तो यूनान के इतिहासकार के अच्छे अच्छे लोगों का नाम जानते हैं लोग, क्या करते हैं? अच्छे नाम पे ही लोगों का नाम रखते हैं। तो जस्टिन सोची बड़ा इतिहासकार नाम है, हो सकता है इसके नाम पे रख दी हो, फिलहाल ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो इसके पुत्र का नाम क्या है? जस्टिन। वो आपसे कभी पूछता नहीं है। तो इसकी 2 पत्नी, एक तो भैया दुर्धरा और दूसरी कौन? कार्नेलिया। आगे की कहानी समझ में आई? अब मैं वही लिखूंगा, ठीक है ना। चलो अगला पेज ले ले। देखो भैया 2 चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। सॉरी कौन भैया? हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, अरे चंद्रगुप्त मौर्य यही हैं जब चाणक्य यहाँ आपके तक्षशिला से कहाँ आते? घनानंद को आगाह करने के सिकंदर का आक्रमण होने वाला है, तो उनको बेइज्जती करके निकाल देता है। तो हमने कहा एक लड़का रहता है जिसके दोस्त रहते हैं सभी यहाँ मान लीजिए एक लड़का यहाँ बीच में सिंहासन, कोई मिट्टी वाला सिंहासन रहता है, पत्थर रहता है, उसी बैठा रहता है। सब लोग अपनी परेशानी बताते हैं यहाँ आके, तो वो क्या करता है? सबका अच्छा खासा निर्णय देता है। और ये खेल होता है, यही एक खेल खेल रहे थे, और इसी खेल का नाम क्या है? राजकिलम खेल। ये भैया जो यही खेल खेल रहे थे, इसी को कहते हैं राजकिलम खेल। आप लोग नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। राजकिलम, एक नोट बना के लिख लेना, राजकिलम खेल। कभी आपसे पूछे भैया चंद्रगुप्त मौर्य जब छोटे से थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य तो कौन सा खेल खेल रहे थे जब
चाणक्य की नजर इन पे जाती है। तो कौन सा खेल खेल रहे थे? राजकिलम का खेल, उसे कहते हैं राजकिलम का खेल। राजकिलम का खेल मतलब ये होता है जैसे 5-6 लोग हम दोस्त हैं मिल जाएं और कोई सीनियर रहे, ठीक ठाक बुद्धि अच्छी रहे, वो बन जाता था राजा। तो लोग क्या करते थे, आते थे, राजा देखो इसने हमारा ये कर दिया, इसने हमारे ये छीन ली, ये वस्तु छीन ली, हमारे ये नुकसान कर दिया। तो राजा अपना बताता था भैया कि आपने छीना है, आपने गलत किया है, आप उसका ये लौटा दीजिए, इस तरीके का निर्णय देता था। तो ऐसी कहानी खेल ये लोग खेल रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य सॉरी चाणक्य इनको देख लेते हैं, कहते हैं भैया इसकी बुद्धि क्या है, अच्छी खासी है, इसको ले चलेंगे हम कहाँ, तक्षशिला, और अच्छा खासा इसको शिक्षा देंगे। तो वही रहती है मूरा, उनसे 8 कार्सपण उनको देते हैं। पहले मुद्रा चलती थी पण, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो कार्सपण, वो धातु क्या थी? कार्स, धातु का नाम था कार्स और पूरा हो गया पण, तो पूरी की पूरी मुद्रा क्या हो गई? कार्सपण। तो ऐसा कहते हैं कि 8 कार्सपण मूरा को दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को उसने खरीद लिया, ऐसी बात मिलती है, ठीक है। ये आपसे कभी पूछेगा नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सॉरी चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को वहां से लिया और कहाँ ले गए? तक्षशिला, वहां इन्होंने शिक्षा दीक्षा दी। इतनी बातें समझ में आई? चलो आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। तो कौन सा खेल खेल रहे थे? राजकिलम खेल, ठीक है ना, राजकिलम खेल। जैसे आप लोग अभी हम लोगों के गांव में हम लोगों के टाइम में थोड़ा सा अलग अलग खेल है, पहले ये सब खेल होता था। चलो चंद्रगुप्त मौर्य, हो गया। देखो भैया इतनी बातें समझ गए हम। घनानंद की हत्या की, पहली पत्नी आ गई कौन? दुर्धरा। अब देखो भैया, अब कौन सा सन आएगा आपका? 305 बीसी। कब आएगा? 305 बीसी में। कौन सी बीसी भी आपकी? 305 बीसी। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से क्या होगा? युद्ध होगा। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्र क्यों लिख दे रहा हूं मैं यार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस किसके भैया? सेल्यूकस निकेटर। आप जानते होंगे सेल्यूकस निकेटर कौन है? बताओ जरा, सेल्यूकस निकेटर कौन है? गदहा नहीं तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का क्या है? थल सेनापति है। जो भैया क्या है? सेल्यूकस निकेटर है। यही लिख लेना अगर आप लोग भूल रहे हो तो। सेल्यूकस निकेटर ये भैया ये कौन है? सिकंदर का थल सेनापति। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं अगर आप भूल रहे हो तो। देखो सेल्यूकस निकेटर है कौन भैया? तो यहाँ पे लिख लेना, सिकंदर का थल सेनापति था, सिकंदर का थल सेनापति। और हमने कहा सिकंदर कहाँ से आया था? यूनान से आया था। कौन सा शासक है? तो यूनानी शासक है, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध होता है, और युद्ध कब होता है? 305 बीसी में होता है। इसमें क्या होता है भैया? चंद्रगुप्त मौर्य की क्या होती है? विजय होती है, और सेल्यूकस निकेटर क्या होते हैं? पराजित हो जाते हैं। देखो अब यहाँ क्या लिखेंगे? सेल्यूकस निकेटर पराजय के पश्चात, ऐसे लिख लेना यहीं पे, पराजय के पश्चात मतलब पराजय के बाद, पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद। पराजय के पश्चात क्या करेंगे भैया? पराजय के पश्चात इसने मतलब किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। पराजय के पश्चात इसने अपनी पुत्री, पुत्री का नाम क्या है बताना? हेलेना। क्या नाम है? हेलेना। आप लिखेंगे कार्नोलिया। इसी का नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? हेलेना। कार्नोलिया, कार्नोलिया, ध्यान से लिखना, कार्नोलिया। क्या नाम है? कार्नोलिया। और कार्नोलिया का अन्य नाम क्या मिलता है? हेलेना। कार्नोलिया का ही अन्य नाम क्या मिलता है? हेलेना मिलता है, ठीक है। इसी का मैं लिख दे रहा हूं, इसी को क्या कहते हैं? हेलेना भी कहते हैं। ऐसा ना हो कि आप गलत लिख पाओ। हेलेना क्या कहेंगे? इसे ही हेलेना कहेंगे, ठीक है, हेलेना। देखो भैया इसके मतलब पराजय के पश्चात कौन? सेल्यूकस निकेटर क्या करते हैं? युद्ध में हार जाते हैं, और विजयी कौन होते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब ये हार जाते हैं, इन्होंने अपनी पुत्री का नाम क्या है? जिसका कार्नोलिया, या फिर अन्य नाम क्या है? हेलेना। कार्नोलिया का विवाह, आगे लिखेंगे, कार्नोलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से क्या किया? कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य से किसने कर दिया भैया? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नोलिया, जिसका नाम था या फिर अन्य नाम क्या मिलता है? हेलेना, विवाह कर दिया। अब भैया पुत्री का विवाह कर रहे हैं तो खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं, कुछ ना कुछ देंगे। तो सेल्यूकस निकेटर ने, तो भैया सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? 4 प्रांत, कितने प्रांत? 4 प्रांत को क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। कितने प्रांत को? 4 प्रांत को। और ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से प्रांत थे जिसको सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया? दान दिया।
दान मतलब यह है कि दान का मतलब यह है कि सीधा सा मतलब यह है कि क्या दिया, दहेज में दिया, एक तरीके से दहेज में दिया, ठीक है। दान की बात नहीं कह सकते, यहाँ दहेज कहेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे हमने कहा काशी दहेज में किसको मिला था, बिम्बिसार को मिला था। अब दहेज देने की प्रथा तो शुरू हो गई है, अब यहाँ भी दहेज मिलेगा, तो यहाँ पे 4 प्रांत दहेज मिलेगा। जैसे क्या मिलेगा यहाँ पे, काबुल एक भैया क्षेत्र रहेगा, क्या रहेगा, काबुल एक प्रांत है, और भैया क्या है, हेरात, काबुल, हेरात, कंधार और मकरान, कांधार और मकरान, कांधार और भैया क्या, मकरान। अब तो भैया सेल्यूकस निकेटर क्या हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर जी हो गए, है कि नहीं, अब शादी हो गई ना, तो अब कौन हो गया भैया, तो ससुर जी ने क्या किया, अपने दामाद को 4 प्रांत क्या किया, किसमें दिया, दहेज में दिया, किसमें दिया, दहेज में दिया, एक तरीके से कह सकते हैं। काबुल, हेरात, कांधार और मकरान, कभी नहीं भूलना है। अब जब भैया इन्होंने 4 प्रांत दे दिए तो दामाद का भी कुछ फर्ज बनता है। ऐसा कहते हैं कि भैया जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने क्या किया, 500 हाथी, ठीक है, हाथी 500 हाथी क्या किया, सेल्यूकस निकेटर को दिया, सेल्यूकस निकेटर को दिया, 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया, सेल्यूकस निकेटर को दिया, सेल्यूकस निकेटर को दिया। कितने हाथी दिए भैया, 500 हाथी दिए। और ऐसा कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6000 हाथी थे, कितने, 6000 हाथी की सेना लेके पूरा उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा उत्तर भारत दक्षिण भारत तक पूरा एकदम तहलका मचा दिया, ठीक है ना। तो 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दान दिया, या फिर दिया, किसने दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया। और इनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या हो गया, कार्नुलिया, और कार्नुलिया से ही एक पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम क्या है, जस्टिन, इसी से एक पुत्र होता है और इनका नाम, इसका नाम क्या है, जस्टिन। हमने कहानी बताई आपको ना कि भैया चाणक्य ने क्या कहा, आप तो शादी कर लीजिए लेकिन जो अंग्रेजन से आपका पुत्र होगा वो राजगद्दी पे नहीं बैठना चाहिए, है ना। तो जस्टिन, इसीलिए जस्टिन की आगे कहानी मिलती उलती है नहीं। तो इतनी बातें आप नोट कर लेंगे, ठीक है, जब नोट हो जाएगा बता देंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तब तक मैं स्लाइड से हट जाता हूं, आप लोग देख लीजिए। बातें समझ में आ रही है सबको, किसी को कोई दिक्कत है क्या, अगर किसी को कोई दिक्कत है किसी पॉइंट में तो जरूर पूछिए कि हाँ सर ये कहाँ से आया, या फिर ये चीजें क्या है। हो गया, टाइम तो है अभी, ठीक है। हो गया, आगे चलो देखते हैं। अब भैया प्रांत दान तो हो गए, मतलब दहेज में तो मिल गए, हाँ लिख लो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटर ने किसको दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, और मौर्य ने क्या किया भैया, 500 हाथी अपने ससुर जी को दे दिया। ये तो रही भैया फेरबदल की बातें। और अपनी पुत्री का क्या किया, इसने विवाह किया, किसके साथ किया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। अब सेल्यूकस निकेटर ने, देखो सेल्यूकस निकेटर क्या करेगा, 4 प्रांत भी दिया, पुत्री की शादी भी किया, इसके साथ ही एक भैया दार्शनिक भी भेजेगा। अब दार्शनिक कौन भेजेगा, उसका नाम क्या है, बहुत जरूरी है, उसका नाम क्या है, मेगास्थनीज। अब सेल्यूकस निकेटर साथ ही अपना एक राजदूत भेजेगा, सेल्यूकस निकेटर अपना एक राजदूत भेजते हैं, अपना एक राजदूत भेजेंगे, क्या भेजेंगे, राजदूत। इसको मैं अलग तरह से लिख दे रहा हूं, आपको दिखेगा अच्छे से। अपना एक राजदूत भेजते हैं, अपना एक क्या भेजेंगे, राजदूत भेजेंगे। और वही राजदूत का नाम क्या है, मेगास्थनीज, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया, मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज, 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 ठीक है, आराम से नोट करेंगे आप लोग, मेगास्थनीज। चलो देखो, अब मेगास्थनीज क्या भैया, सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत, अगर आपसे पूछेगा मेगास्थनीज किसका राजदूत है, तो किसका राजदूत है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन घुमा के पूछे मेगास्थनीज किसका राजदूत है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। आप इतना क्वेश्चन याद रखेंगे। अगर आपसे कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत आया, तो कौन सा आएगा, मेगास्थनीज आएगा। कौन आएगा, मेगास्थनीज आएगा। मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज इनके दरबार में आया, मेगास्थनीज इनके दरबार में आया, इनके दरबार में आया, ठीक है। अब थोड़ा सा अगला पेज लेंगे तो हम मेगास्थनीज के बारे में हम पूरी डिटेल लिखाएंगे ना कि मेगास्थनीज क्या कैसे क्या दीजिए। हाँ देखो अभी बताएंगे हम। अब मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ गया, इसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या होता है, इंडिका। और इंडिका में इसने पाटलिपुत्र के बारे में बताया। अगर आपने एक क्वेश्चन नहीं लिखा तो आप यहाँ नोट कर लेंगे पहले पेज पे ही।
अगर आपसे कभी पूछे चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, ठीक है, ये हम भूल गए थोड़ा सा, यहाँ पे नोट कर लेंगे। कभी भी आपसे पूछे मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र, अरे घनानंद के समय पे भी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र ही थी, तो यहाँ भी राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र ही है, ठीक है ना, पाटलिपुत्र राजधानी है, ठीक है, आप नोट कर लेंगे ऐसे, ये क्या है, पाटलिपुत्र ही राजधानी है, ठीक है, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ अच्छे से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र, कभी भूलना नहीं है, ठीक है। चलो, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। अब मेगास्थनीज जब इंडिका पुस्तक लिखेगा तो यही जो पाटलिपुत्र पे चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है इसी के बारे में वर्णन करेगा, किसमें करेगा, इंडिका में करेगा। मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखेगा, उसका नाम क्या है, इंडिका। इंडिका में क्या बताएगा कि भैया जो पाटलिपुत्र है इस पे किसका शासन है, कैसे कैसे शासन था, पाटलिपुत्र में लिखेगा। और यही मेगास्थनीज है जो पाटलिपुत्र को क्या कहेगा, पालीब्रोथा कहेगा, क्या कहेगा, पालीब्रोथा कहेगा। अगर आपसे कहे पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम से किसने कहा है, तो किसने कहा है, मेगास्थनीज ने कहा है। अगला पेज लूं मैं, सबका नोट हो गया, आगे चलूं, चलो देखो। अब भैया ये मेगास्थनीज के बारे में हम सारी पॉइंट्स देख लेंगे ना, क्या चीजें हैं मेगास्थनीज के बारे में। क्या हो गया, मेगास्थनीज किसके बारे में बताओ, अच्छा बता रहा हूँ जैसे बता रहा हूँ। यहां पे मैं एक एक पॉइंट लिख दूंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। मेगास्थनीज क्या लिखूंगा, मेगास्थनीज, चलो हेडिंग क्या बनाओगे आप, थोड़ा सा मेगास्थनीज के बारे में देख लेंगे, क्या क्या चीजें हैं, जरूरी चीजें जो भी हैं। चलो देखो जरा ध्यान से, अगर आपसे कहे भैया इसकी पुस्तक का नाम क्या है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, जब भी आपसे कहे मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है तो क्या बताओगे, इंडिका। पुस्तक का नाम क्या रहने वाला है, इंडिका रहने वाला है, इंडिका, क्या है, इंडिका। और भैया ये पुस्तक है इंडिका, इंडिका में इसने किसका वर्णन किया है, पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, पाटलिपुत्र पे शासन का वर्णन, पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन। अगर आपसे पूछे भैया कौन सी पुस्तक में पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन मिलता है तो किसमें मिलता है, इंडिका में मिलता है। इंडिका को लिखा किसने है, मेगास्थनीज ने लिखा है। अगर आपसे पूछे मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था तो भैया ये दरबार में किसके दरबार में आया था, ये किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और किसका राजदूत था, ये बात करेंगे, किसका राजदूत था, किसका राजदूत था, किसका राजदूत था, तो क्या बताओगे, सेल्यूकस निकेटर का, सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर कौन है तो आप बता लोगे ना, कौन है, सिकंदर का सेनापति है, वो भी कौन सा, जल वाला कि थल वाला, थल वाला सेनापति है। जल वाले थल का नाम क्या है, निर्याकस, क्या नाम है, निर्याकस। देखो किसका राजदूत है, सेल्यूकस निकेटर का, दरबार में किसके आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। पुस्तक कौन सी लिखा, इंडिका। और इसी इंडिका पुस्तक में इसने पाटलिपुत्र को एक नाम दिया, इसी इंडिका पुस्तक में इसने पाटलिपुत्र को क्या कहा, पालीब्रोथा कहा। इंडिया पुस्तक में पाटलिपुत्र को इसने क्या कहा, पालीब्रोथा कहा, क्या कहा, पालीब्रोथा, पालीब्रोथा, ध्यान से लिखना, पालीब्रोथा कहा। किसको कहा, पाटलिपुत्र को कहा। और पाटलिपुत्र को क्या कहा, पालीब्रोथा कहा। क्या कहेगा, पालीब्रोथा कहा। किसने कहा, मेगास्थनीज ने कहा। पाटलिपुत्र को क्या कह दिया, पालीब्रोथा कह दिया। और क्या कहा कि इसने जो पाटलिपुत्र है यहाँ का जो समाज है वो 7 भागों में क्या था, विभाजित था। इसने कहा कि जो पाटलिपुत्र है यहाँ का जो समाज है, किसने कहा, मेगास्थनीज ने। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इसने कहा या फिर इसने बताया, इसने बताया पाटलिपुत्र का समाज, पाटलिपुत्र का समाज 7 वर्गों या फिर 7 भागों, 7 वर्गों या फिर 7 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था, तो 7 भागों में। अब ये आपसे नहीं पूछेगा कि 7 भाग कौन कौन से थे, ठीक है ना। जो नॉर्मल बातें थी आपके पॉइंट करके ऐसे लिख लीजिए, इससे बाहर मेगास्थनीज के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा।
हो गया, लिख लीजिए आराम से। अब इसी के समय एक अभिलेख जारी होगा जिसको रुद्रदामन जारी करवाएगा, जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है, इसको आप लिखिए, फिर वही लिखते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासन क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। अभी थोड़ा सा बताऊंगा मैं। मगध पे 11 वर्षों का क्या पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, जिससे आहत होंगे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और क्या करेंगे, ये पूरा राजपाट अपने उत्तराधिकारी मतलब अपने बेटे बिंदुसार को देके, कर्नाटक में एक पहाड़ी है उसका नाम क्या है भैया, चंद्रगिरी की पहाड़ी, वहां चले जाएंगे और वहां पे संलेखना विधि के द्वारा क्या करेंगे, अपने प्राणों को त्याग देंगे। संलेखना विधि का मतलब ये होता है बिना खाना पीना खाए, मतलब अन्न को त्याग के अमरण अनशन पे बैठे रहेंगे। ठीक है, जैसे अनशन होता है ना, वैसे अन्न को त्याग देंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं और बैठे रहेंगे और अपने प्राणों को क्या करेंगे, त्याग देंगे। चाणक्य रहते हैं तब तक। अभी बिंदुसार जब आएगा तब तक चाणक्य रहेंगे। उसके बाद चाणक्य के एक पोता होगा, मतलब चाणक्य का जो पोता रहेगा वो क्या बनेगा, मंत्री, मतलब मंत्री के रूप में वो स्थापित हो जाएगा। कौन, चाणक्य का एक पोता है, उसका नाम है राधागुप्त। ठीक है, तो बिंदुसार के टाइम पे आएगा। अभी चाणक्य है किसका, नहीं चाणक्य का एक पोता है, ऐसा मिलता है चाणक्य का एक पोता है, उसका नाम है राधागुप्त। ठीक है, ये साक्ष्य नहीं मिलता कि कौन सी पत्नी है, क्या कैसे है। ठीक है, नोट हो गया, आगे चलो। चलो देखो भैया, यहां तक तो आपको नोट हो गया होगा। अगर आपसे कभी पूछा गया पाटलिपुत्र का समाज कितने वर्गों में था, तो 7 वर्गों में था। और भैया किसका राजदूत है, सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। कौन सी पुस्तक लिखी, इंडिका लिखी। इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में बताया और पाटलिपुत्र को क्या कह दिया, पालीब्रोथा, एक नया नाम दे दिया। ठीक है, चलो इसी के समय का मतलब क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही। ठीक है, इसी के समय मतलब क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या होता है, जूनागढ़ का अभिलेख जारी होता है। जूनागढ़ का अभिलेख, कौन सा अभिलेख है भैया, तो जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख। चलो देखो ये क्या है, अगर आपसे कहे भैया जूनागढ़ का अभिलेख, इसको जारी किसने करवाया, रुद्रदामन ने। अगर आपसे कहे भैया इसको जारी करवाया किसने, तो इसको भैया जारी करवाया है किसने, रुद्रदामन ने। किसने जारी करवाया, रुद्रदामन ने। आप लिखेंगे रुद्रदामन, रुद्रदामन, रुद्रदामन ने क्या किया, इसको जारी करवाया। अब भैया जूनागढ़ का अभिलेख है क्या, ये भैया संस्कृत में प्राप्त पहला अभिलेख है। कौन सी भाषा में, संस्कृत में। संस्कृत में जारी हुआ पहला अभिलेख। अगर आपसे कहे भैया संस्कृत में जारी हुआ पहला अभिलेख कौन सा, यही है, संस्कृत में जारी हुआ पहला अभिलेख, संस्कृत में जारी हुआ पहला अभिलेख। संस्कृत में जारी हुआ पहला अभिलेख कौन सा है आपका, जूनागढ़ का अभिलेख। अब देखो इससे जानकारी क्या मिलती है, बताओ। इसी से भैया जो आपका एक सुदर्शन झील है, कौन सा झील, सुदर्शन झील, इसी से सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। इसी से मतलब जूनागढ़ अभिलेख से, इसी से सुदर्शन झील, कौन कह रहा है गधा, राजस्थान, सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र गुजरात में है ये सुदर्शन झील। इसी से सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है, सुदर्शन झील के बारे में, सुदर्शन झील के बारे में, सुदर्शन झील के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सुदर्शन झील के बारे में जब भी आपसे पूछेगा भैया सुदर्शन झील के बारे में जानकारी किससे मिलती है, तो क्या बताएंगे आप, जूनागढ़ अभिलेख से। और जूनागढ़ अभिलेख है क्या, संस्कृत में जारी कराया गया पहला अभिलेख है। किसने जारी करवाया है, तो रुद्रदामन ने जारी करवाया है। अगर आपसे कहे भैया जो सुदर्शन झील है ये कौन से राज्य में पड़ती है, तो भैया ये सौराष्ट्र में पड़ती है। और सौराष्ट्र आपका कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, तो ये भैया सौराष्ट्र की गुजरात में पड़ती है। ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात, सौराष्ट्र पैकेट लिंक कहाँ पड़ती है, तो गुजरात में पड़ती है। ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात में क्या करती है, ये पड़ती है। कौन सी झील है, तो सुदर्शन झील है। और इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, जूनागढ़ के अभिलेख से मिलती है। किसने जारी करवाया, तो रुद्रदामन ने क्या किया, इसको जारी करवाया। इतनी बातें आप नोट कर लेंगे, इतनी बातें आप नोट कर लेंगे। और भैया बात करेंगे जूनागढ़, जो सुदर्शन झील है इसको बनवाया किसने, बता सकता है क्या कोई, इसमें बताओ जरा, आंसर किसी को पता हो तो। सुदर्शन झील को किसने बनवाया, सुदर्शन झील को बात करेंगे, बनवाया किसने, बनवाया किसने, बताओ जरा।
अरे चंद्रगुप्त मौर्य का एक भैया राज्यपाल है, चंद्रगुप्त का मौर्य का एक राज्यपाल है, उसका नाम क्या है? पुष्यगुप्त। यहां पे लिख लेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल, उसका नाम क्या है? पुष्यगुप्त। क्या नाम है? पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल है, उसका नाम क्या है? पुष्यगुप्त। राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया, ठीक है, पुष्यगुप्त ने करवाया। हाँ ये लिख लेना, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो इसका एक राज्यपाल है, उसका नाम क्या है? पुष्यगुप्त ने करवाया। हो गया? चलो थोड़ी सी कहानी बची है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। यहाँ पे क्या पड़ेगा? कुछ जैन ग्रंथों से क्या पता चलता है कि जो मगध है भैया, मगध पे 11 वर्षों का क्या पड़ता है? सूखा, अकाल पड़ता है। उससे आहत होते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और चले जाते हैं कहाँ पे? कर्नाटक में एक पहाड़ी है चंद्रगिरी की पहाड़ी, वहां जाएंगे, वहां पे संलेखनाबिद द्वारा अपने प्राणों को क्या करेंगे? त्याग देंगे, ठीक है। और संलेखनाबिद द्वारा ही क्यों त्यागेंगे? क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य है अभी जैन धर्म अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? जैन धर्म। और ये जैन धर्म की शिक्षा लेंगे किससे? भद्रबाहु से। हमने कहा जैन धर्म 2 भागों में बढ़ता है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर के अध्यक्ष कौन? स्थूलभद्र। और दिगंबर वाले कौन? भद्रबाहु। हमने कहा जो दिशा को क्या मानते थे? अपना वस्त्र मानते थे। और कहाँ रहते थे? दक्षिण भारत में रहते थे, ठीक है। हाँ दिगंबर वाले। अरे तभी तो गए हैं कर्नाटक, कर्नाटक गए हैं ना, कर्नाटक हाँ चंद्रगिरी पहाड़ी पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो जो भैया चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके बारे में थोड़ा सा कहानी क्या है। जो चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, ये क्या है भैया? जैन धर्म को अपनाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म अपनाएंगे? जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म को मानते थे। किसके मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। कौन मानता था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानते थे? जैन धर्म को। और जैन धर्म की शिक्षा इन्होंने किससे ली? भद्रबाहु से ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने, यहां से लिखना, इन्होंने मतलब किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा, जैन धर्म की शिक्षा, जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? तो भद्रबाहु से ली। किससे ली? तो भद्रबाहु से ली। भद्रबाहु से ली। भद्रबाहु से क्या ली? जैन धर्म की शिक्षा ली। और आप जानते हैं भद्रबाहु किस शाखा के प्रवर्तक हैं? बताओ जरा। दिगंबर। किसके? दिगंबर। अरे हमने कहा जो जैन धर्म है श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ जाएगा। तो दिगंबर वाले के अध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु। चंद्रगुप्त का राज्यपाल है पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने करवाया, क्या करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। बात समझ में आई? मतलब चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड पे चंद्रगुप्त ने नहीं करवाया, चंद्रगुप्त का एक राज्यपाल था, उसने क्या करवा दिया? सुदर्शन झील का निर्माण करवा दिया। और इसकी जानकारी हमको मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ जब आप अभिलेख पढ़ेंगे तो वहां पे ये बातें लिखी हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त का राज्यपाल पुष्यमित्र ने करवाया। और ये जो अभिलेख है जारी किसने करवाया था? तो एक शासक है, किसका? मतलब उसका नाम क्या है? रुद्रदामन। तो हाँ, जारी करवाया का मतलब ये है कि उसको लिखवाया है ना। लिखवाया किसने? रुद्रदामन ने। बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? पूछ लेना, कोई डाउट है पूछ लेना, बिल्कुल। आप हट जाऊं थोड़ा सा, देख लो क्या हो गया। दिगंबर इसलिए लिखे हैं मेरे दोस्त क्योंकि जैन धर्म में क्या था? आगे चल के 2 शाखा में बटेगा, श्वेतांबर और दिगंबर। हमने कहा श्वेतांबर वाले के अध्यक्ष कौन रहेंगे? स्थूलभद्र। और दिगंबर वाले कौन रहेंगे? आपके भद्रबाहु, है ना। अरे हमने कहा श्वेतांबर वाले में जो क्या रहेंगे? श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, है ना। और दिगंबर वाले में नग्न अवस्था में रहेंगे और दिशाओं को अपना वस्त्र मानेंगे। और ये दक्षिण भारत में चले जाएंगे और श्वेतांबर वाले रहेंगे उत्तर भारत में। और हमने कहा जैसे सपोज मान लो अगर आप मैं भारत बनाऊं, ये अगर मान लो भारत है, तो जो उत्तर भारत में श्वेतांबर है, दक्षिण भारत में कौन है? दिगंबर है। और श्वेतांबर शाखा का प्रचार करने के लिए एक व्यक्ति यहां से चल के यहां आएगा, उसका नाम क्या है? सुहस्तिन। हमने कहा सुहस्तिन एक व्यक्ति है जो दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा के प्रचार के लिए आएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा श्वेतांबर शाखा का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया? तो क्या बताओगे? सुहस्तिन ने किया। इतनी बातें नोट हुई? सबको समझ में आ गई? ठीक है, जो आपका पॉइंट छूटा है आप नोट कर ले। क्या हो गया? याद नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे कहोगे वैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अरे याद होगा, क्यों नहीं याद होगा?
हो गया, नोट कर लो आराम से। अरे आप छोटे बच्चे तो हो नहीं एकदम रटाया जाए, लेकिन ये है कि फिर से रटा देंगे, ठीक है, क्लास में रटा देंगे, घबराओ मत उसके लिए, ठीक है। उससे क्या रहेगा, आपका कोर्स थोड़ा सा पीछे हो जाता है ना, इस वजह से। आगे चलूं भैया, इधर नोट हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा अच्छा, लिख लो आप, लिख, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखो। जैसे यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो आपकी जिम्मेदारी, घर पे जाके क्या करिए, उसको रिवीजन करिए, ठीक है ना। अगर ऐसे ये करिए कि फिर से बार बार उसको रटाया जाए चीजें, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल ये होता, कुछ नहीं होता है, मुश्किल ये होता है कि आपका कोर्स थोड़ा सा क्या रहेगा, पीछे चलेगा, तब बस यही बात है ना। जैसे कुछ लोग परेशान है, सर ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, तो ऐसे नहीं हो पाता है ना। थोड़ा सा अगर आप कदम से कदम मिला के चलेंगे तभी हो पाएंगी चीजें। अगर आप थोड़ा सा पिछड़ जाएंगे, तो अगर आप थोड़ा सा एक कदम पीछे हो जाएंगे तो काफी कदम आपका पीछे होने लगेगा, ठीक है। तो कदम से कदम रखिए, चले। देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद की कहानी देखो। इसके बाद क्या होगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अब इन्होंने क्या अपना लिया, जैन धर्म अपना लिया। क्या अपना लिया, जैन धर्म अपना लिया। किसने अपना लिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना लिया, ठीक है। चलो अब ये क्या करेंगे भैया, इन्होंने तो कौन सा धर्म अपना लिया है, जैन धर्म। अब ये कहां चलेंगे, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेंगे, अपना सारा राजपाट, हमने कहा अपने बेटे को, क्या नाम है उसका, बिंदुसार, ठीक है। अपना सारा साम्राज्य, अपना सारा साम्राज्य, थोड़ा सा ऐसे लिख लेना। और इन्हीं के समय में 11 वर्षों का क्या पड़ता है, अकाल पड़ता है। कुछ जैन ग्रंथों से ये पता चलता है, इसी में लिखना, कुछ जैन मतलब इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के समय, ऐसे लिख लेना यहाँ पे, इन्हीं के समय, इन्हीं के समय, ऐसे आप लिख लेना, इन्हीं के समय कुछ जैन ग्रंथों से, कुछ जैन ग्रंथों से यह जानकारी मिलती है, कुछ जैन ग्रंथों से यह जानकारी मिलती है कि मगध पर, इनका शासन कहां था, मगध पर, मगध पर 11 वर्षों का, कितने वर्षों का, 11 वर्षों का क्या पड़ा, अकाल पड़ा। 11 वर्षों का क्या पड़ा, अकाल पड़ा, 11 वर्षों का अकाल पड़ा, अकाल पड़ा। अब 11 वर्षों का क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। अब इससे कौन होंगे भैया, बड़े आहत हो जाएंगे, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अकाल पड़ा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, कौन भैया, चंद्रगुप्त मौर्य अपना सारा राज्यपाट, मतलब अपना सारा साम्राज्य, अपना सारा साम्राज्य, अपना सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों सौंपकर, कहां पे, बिंदुसार, किसके हाथ में सौंप के, बिंदुसार के हाथ सौंपकर, या फिर बिंदुसार के हाथों में सौंपकर, बिंदुसार के हाथों में सौंपकर कहां चले जाएंगे, श्रवणबेलगोला, कहां पड़ता है, कर्नाटक में, सौंपकर श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला पुस्तक में क्या लिखेंगे, कहां पड़ता है, कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला कर्नाटक, श्रवणबेलगोला चले गए। श्रवणबेलगोला चले गए, और वहां पर संलेखड़ा विधि द्वारा, कौन सी विधि, संलेखड़ा विधि, जैन धर्म में भैया ये था, कौन सी विधि थी, संलेखड़ा विधि, प्राणों को त्यागने की विधि है ये। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे मैं जो पॉइंट लिख रहा हूं एकदम जरूरी पॉइंट है, ठीक है। देखो इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपना सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंपकर श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए, और वहां पर संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया, विधि द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। अब यहां पर थोड़ा समझना, देखो यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, क्या है, थोड़ा सा देखो।
थोड़ा सा देख लें तब लिखना। अब प्राणों को त्यागा, तो कब त्यागा? 298 बीसी में। कब त्यागा भैया? 298 बीसी में। देखो ये जो श्रवण बेलगोला है, श्रवण बेलगोला ये कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक में। कौन से राज्य में? कर्नाटक में। और श्रवण बेलगोला में ही एक पहाड़ी है, यहाँ पे मैं इधर तरफ लिख दे रहा हूँ। श्रवण बेलगोला में क्या है? एक पहाड़ी, उसका नाम क्या है? चंद्रगिरी की पहाड़ी। चंद्रगिरी की पहाड़ी याद रखना। कभी भी आपसे पूछे किस पहाड़ी पे प्राण त्यागा, तो चंद्रगिरी की पहाड़ी पर। ठीक है, चंद्रगिरी की पहाड़ी पर। देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सारा राज्यपाट किसको दिया? बिंदुसार को। किसको दिया? बिंदुसार को। हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ रखा है? बिंबिसार। ये कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार के हाथों में क्या करेंगे? सौंप देंगे। इसके बाद क्या करेंगे भैया? श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए और वहां पर कौन सी विधि के द्वारा प्राण त्यागा? संलेखड़ा विधि। क्या होता है भैया? संलेखड़ा विधि। संलेखड़ा विधि में क्या होता है? बिना अन्न जल ग्रहण किए प्राण को त्यागना। यहां लिख लेना ऐसे, बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना अन्न और जल, बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना अन्न जल ग्रहण किए प्राणों को त्यागना। जी भैया, प्राणों को त्यागना क्या होता है? तो संलेखना विधि। बात समझ में आई? चलो, तो संलेखना विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? संलेखना विधि द्वारा क्या किया? प्राणों को त्याग दिया। कब त्यागा? 298 बीसी में। कौन सी पहाड़ी पर? तो चंद्रगिरी पहाड़ी पर। किसने त्यागा? चंद्रगुप्त मौर्य ने त्यागा। और चंद्रगुप्त मौर्य भैया किस धर्म के अनुयायी थे? कभी भी पूछे क्या बताओगे? जैन धर्म के। जैन ग्रंथों से मान्यता मिलती है। 11 वर्षों का अकाल पड़ा था। इसके पीछे हमने लिखा है, यहाँ पे आप देख पाओगे तो यहाँ हमने लिखा है जैन धर्म लिखा, यहाँ पे देखो इसकी शिक्षा जैन धर्म। तो भैया चंद्रगुप्त किसके मानने वाले थे? तो जैन धर्म के। अगर यहाँ पे भी आप लिख लो जैन धर्म, अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे नोट कर लो, जैन धर्म के अनुयायी थे। अनुयायी मतलब क्या होता है? जैन धर्म को मानने वाले। जो अनुयायी का मतलब होता है कि उसको क्या करते हैं? मानते हैं। जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन थे भैया? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो आज हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी की पूरी कहानी क्या की? देख ली। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम आगे? इसके बाद बिंदुसार गद्दी पे बैठेगा। अब भैया गद्दी पे ये बैठेगा कब? अरे जब 298 बीसी में इन्होंने प्राण त्याग दिया, तो 298 बीसी से लेकर भैया 273 बीसी तक। कितनी बीसी तक? 273 बीसी तक कौन गद्दी पे बैठेगा? बिंदुसार बैठेगा। अब 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बाद गद्दी किसने ले ली? बिंदुसार ने ले ली। 298 बीसी में बिंदुसार आ गया और 273 तक शासनकाल निकालना जरा, कितने साल रहेगा बिंदुसार? कितना? 25 साल। जी, तो 24 वर्षों तक किसने शासन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अगले 25 वर्षों तक कौन करेगा? बिंदुसार करेगा। अगले 25 वर्षों तक कौन शासन करेगा? बिंदुसार करेगा। तो इसके बारे हेडिंग हम क्या पढ़ेंगे? बिंदुसार पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ही पढ़ लें बिंदुसार भी कि कल? बस थक गए क्या? ऐसे पढ़ोगे? ऑनलाइन क्या हो गया? अरे बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारी का मतलब उनके बेटे हैं। हाँ, उनके बेटे हैं। हाँ, उनके पुत्र हैं। अभी मैं सारी चीजें लिंक करके पढ़ाऊंगा, एक भी चीज छूटेगा नहीं, घबराना मत। जब मैं बिंदुसार के बारे में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बिल्कुल मैं सारी चीजें बताऊंगा, घबराना मत। अरे जो दुर्धरा है ना, घनानंद की पुत्री दुर्धरा, उन्हीं का बेटा है ये बिंदुसार। बिंदुसार कौन है? अरे जब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है तो उसकी पहली पत्नी हमने कहा जो अंग्रेजन थी उससे कौन हुआ? जस्टिन। और जो दुर्धरा है इसकी माता का नाम क्या है? ये दुर्धरा का पुत्र है, दुर्धरा का। अभी मैं जब बिंदुसार पढ़ाऊंगा तो उनके पिता का नाम लिखवाऊंगा। पिता कौन? बिंदुसार। माता कौन? दुर्धरा। अब बिंदुसार भी दो पत्नी मतलब दो लोगों शादी करेगा। एक का नाम क्या नाम है? उसका नाम मिलता है चारुमती। ठीक है, और एक है भैया कौन? सुभद्रांगी। और सुभद्रांगी से कौन उत्पन्न होगा? अशोक। तब पढ़ेंगे हम लोग क्या? अशोक सम्राट के बारे में। सबसे बड़ा शासनकाल, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें पढ़नी रहती है। ठीक है, बड़ा का मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है। हाँ, अशोक महान, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा मिलता है कि जो ये बिंदुसार है इसकी 16 रानियां थी। कितनी रानी थी? 16 रानियां थी। और 16 रानियों से उत्पन्न हुए 101 पुत्र। कितने? 101। इसने 99 भाइयों को क्या किया? काट डाला। 99 भाइयों को मार डाला। 4 साल तक खाली 99 भाइयों को मारता रहा ढूंढ ढूंढ के। अब जब इसके बाद शासनकाल आएगा, देखो 73 में बिंदुसार का शासनकाल खत्म हो जाएगा। इसके बाद 269 में अशोक का शासनकाल शुरू होगा। तो ये जो 4 साल का गैप है ना, 4 साल तक अशोक ने केवल संघर्ष किया, अपने भाइयों से लड़ा, मारा उनको। ऐसा कहते हैं कि 99 भाइयों को मार के राजगद्दी पर किसने बैठा? कौन बैठा? अशोक बैठेगा। एक भाई को छोड़ देता है,
सबसे छोटा रहता है उसका नाम रहता है तिष्य। डर की वजह से कि कैसे वो सन्यासी बन जाता है, बोलते भैया हमें छोड़ दा, हम सन्यासी हो जाते हैं, हमका राजपाट से कोनो मतलब ही ना आएगा, उसको छोड़ देता है। ठीक है, ये बातें। इसका बड़ा भाई रहेगा सुसीम, वो कहाँ रहेगा, तक्षशिला में रहेगा, जहां से कौन आया, वो चाणक्य आए थे। तक्षशिला में विद्रोह हो जाएगा, तो इसका बड़ा पुत्र कौन है, सुसीम। सुसीम को भेजेंगे। सुसीम थोड़ा सा अयोग्य शासक है, मतलब उसके अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है, उतना शक्ति नहीं है कि विद्रोह को दबा पाए। तब बिंदुसार अशोक को भेजेंगे। तो अशोक उस समय रहता है अवंती का राज्यपाल, फिर जाता है कहां पे, तक्षशिला। तक्षशिला में विद्रोह को बड़े क्रूरतापूर्वक दबा देता है। उसके बाद बिंदुसार चाहते हैं कि बड़ा बेटा राजगद्दी पाए, कौन, सुसीम, लेकिन अशोक नहीं चाहता। अशोक सुसीम को भी मारेगा और अपने 99 भाइयों को भी मारेगा। ठीक है, और तिष्य को छोड़ देगा, कहता भैया मैं छोड़ दम, सन्यासी हो जाते ही, हमें राजपाट से कौन मतलब बाना है, ठीक बा, आप कुल रख लिया, हमें कैसी छोड़ दे बस। कौन भैया, बिंदुसार। उसके बाद क्या करेंगे, मर जाएंगे। 273 में क्या करेंगे, मर जाएंगे, शासनकाल खत्म हो जाएगा बिंदुसार का। फिर आएगा अशोक, फिर अशोक की कहानी शुरू हो जाएगी 304 बीसी में। 304 बीसी में अशोक पैदा होगा, 304 में। ठीक है, अशोक पैदा होगा। अब अशोक की माता का नाम क्या है, सुभद्रांगी। इसकी 2 पत्नियां हमने कहा, तो बड़े वाले से जो बड़ी वाली पत्नी है चारुमती, उनका बेटा कौन है, सुसीम। तो सुभद्रांगी का लड़का कौन रहेगा, अशोक रहेगा। 304 बीसी में उसका जन्म होगा, और अशोक क्या करेगा आगे, पूरा का पूरा हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके बाद बिंदुसार पढ़ेंगे, बिंदुसार के बाद क्या पढ़ेंगे, अशोक पढ़ेंगे। तो आज आप लोग कह रहे हैं सर बस करिए, नहीं तो आज भी हम क्या पढ़ लेते हैं, बिंदुसार पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी बातें सबको समझ में आ गई, तो कल आएंगे सारी बातें क्या करेंगे, रिवीजन करके आएंगे। देखिए घर पे पढ़ना बहुत जरूरी होता है, अगर आप घर पे नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ कितनी चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको, यहाँ कर सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं। अगर आप कहेंगे सर यहीं याद करवाइए, तो क्या होता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कठिन ये होता है कि आपका कोर्स क्या होने लगेगा, पीछे होने लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि आप क्या करिए, कदम से कदम रखिए। ठीक है, अगर आप एक दिन नहीं पढ़ते हैं तो ये मान के चलिए, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सब नहीं पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अरे जब 10-10 लाख, 12-12 लाख, 18-18 लाख पढ़ रहा है, तो आप नहीं पढ़ रहे हैं ना, बाकी तो लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। ठीक है ना, आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए 15 मिनट है, बायोलॉजी हो जाएगा।